ये आपने सुना। और अब ज़रा, ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा हमने बताया कि 9 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने पहले 5 पर दावा ठोका। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस के लिए 2 छोड़ी। तो अब ज़रा देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने क्या कुछ उपचुनावों पर कहा है। शानदार, सबका साथ सबका विकास, और श्री अखिलेश यादव जी का परिवार का साथ और परिवार का विकास, गुंडों का विकास, माफियाओं का विकास, दंगाइयों का विकास। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी। गठबंधन टाएं टाएं फिस हो गया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। तो बीजेपी को तो मौका मिला है, तो बीजेपी बोल रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये कहने की स्थिति में है अविनाश राय, लेकिन जो अविनाश राय हैं कांग्रेस के नेता, वो क्या कहकर सफाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस तो वहां से बाहर, मैदान से बाहर। क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा में लाकर इस चीज़ को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा उसे विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बोल तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरा बहुत कुछ कह देता है। लेकिन और ज़्यादा कहने के लिए हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। साथ में धनंजय गिरी जी, कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने के लिए मुझे लगता है आज फिर अनुप्रास अलंकार की बौछार करेंगे धनंजय गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में समीर चौगांवकर सर, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैं शुरुआत सबसे पहले समीर चौगांवकर सर आप ही के साथ करता हूं। आज जो हमने सवाल पूछा है, वो सवाल इसीलिए पूछा है कि जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो राहुल गांधी ने पता नहीं कितने बार, राहुल जी ने कहा, झुका दिया, 56 नहीं रहा, प्रधानमंत्री अब झुक करके चलते हैं, आंख नहीं मिला पाते हैं। इस तरह की मुझे लगता है आपने भी दर्जनों बार सुनी होगी लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन अब क्या लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे ने कांग्रेस को इतना ज्यादा झुका दिया कि यूपी उपचुनाव से आउट और महाराष्ट्र में 100 सीटों से भी कम। समीर सर। देखिए, आपने इंट्रो में कहा था कि कांग्रेस कुछ सहयोगी दलों ने झुका दिया, और राहुल गांधी कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने झुका दिया है। आज मैं कह सकता हूं कि सहयोगी दलों ने कांग्रेस को डुबा दिया है। डुबा दिया, यानी झुकने से भी ज्यादा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, लगभग डुबा दिया है कांग्रेस को। आज कांग्रेस की स्थिति में आपको 2 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान क्या बता देता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जब गठबंधन होता है तो ममता बनर्जी कैसे व्यवहार करती है कि आप अधीर रंजन चौधरी की एक सीट चाहिए तो आप ले लीजिए, बाकी घर बैठिए। बिहार में जब आते हो तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में तो भाई एमवा समीकरण हमारा है, यहाँ पर आपका कोई वोट बैंक नहीं है, हम जो सीट देंगे उस पर आप लड़ देना। झारखंड में तो चुनाव चल रहे हैं, हेमंत सोरेन कहते हैं मैं जो दूंगा उस सीट पे आप लड़ दो। महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, 13 सीटें लोकसभा की जीती हुई पार्टी है, शिवसेना टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूट गई, उसके बाद भी और शिवसेना कहता है कि 85 सीटें बढ़ेगी, एक सीट आप ज्यादा की डिमांड आप हमसे नहीं करोगे। तो कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाल देखे तो समाजवादी पार्टी ने अभी 2 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, गाजियाबाद की और अलीगढ़ की खेर सीट, वो भी समाजवादी पार्टी ने उनसे ले ली है। तो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, और महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं, नाना पटोले बैठक करने जाते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं नाना पटोले आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठक नहीं करेंगे, किसी और को भेजो। तो कांग्रेस अमर कहता है कि ठीक है भाई, हम दूसरे नेता को भेज देते हैं हमारे यहाँ से। बाला साहेब थोराट जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को एक तरफ कर दिया जाता है। अभी तक कांग्रेस अपनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की स्थिति में नहीं, हालांकि एक सूची जारी करी है कांग्रेस ने, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति देखी है। तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के साथ जो स्थिति हो रही है, भाजपा के साथ आप आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकते। सहयोगी दल आपको भाव डालने को तैयार नहीं है। सहयोगी दल के साथ मिलकर आप भाजपा को चुनौती देते हो तो सहयोगी दल कह देते हैं
कि उत्तर प्रदेश में जो 6 सीट कांग्रेस ने जीती है वो समाजवादी पार्टी की देन है। जी बिल्कुल। बिहार में जो सीट जीती ठीक है। वो तेजस्वी यादव के कारण संभव हो पा रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन कहता है दक्षिण में अगर कुछ मिल रहा है तो वो हमारे ठीक है। कारण मिल रहा है। तो कांग्रेस की पूरे देश के अंदर जो हालत हो रही है, जी। मुझे लग रहा है उसकी दशा देख के मुझे बड़ा दुख होता है। जी। 1885 में बनी हुई पार्टी जो पूरे देश पे राज करती थी, जी। आज लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें आने पर राहुल गांधी को ऐसा लगता है बिल्कुल। कि जैसे उन्होंने बिल्कुल 2/3 बहुमत उन्हें मिल गया है तो 2029 के अंदर वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, लौटता हूं सर, लौटता हूं आपके साथ, आपके पास लौटता हूं। लेकिन विजय कौशिक जी, हम सबको पता है कि आप कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो शुरू से ये बात कहते रहे कि नहीं, एक सीमा से ज्यादा हमें क्षेत्रीय दलों और सहयोगियों के आगे नहीं झुकना चाहिए और कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है विजय जी, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यूपी उपचुनाव हो, कांग्रेस पूरी तरह से और बुरी तरह से दबाव में आ गई और झुक गई। विजय जी, क्या फैक्टर रहा ऐसा? देखिए, ये कोई दबाव नहीं है, ये हमारी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति है। और रणनीति ये है कि भी आजादी के लिए हमारे देश के जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अब हमारे नेता तो कुर्बानी दे नहीं सकते अपनी जान की फिलहाल, इसलिए पार्टी की कुर्बानी देने की पूरी तैयारियां बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब पूरी कर ली गई है। हमारा मिशन केवल अब लोकसभा को लेकर रह गया है। ऐसा लगता है क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ी अच्छी जीत हासिल की है। इसलिए विधानसभा चुनाव अब हमारी पार्टी के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि इसी तरीके से मोदी जी को एक बात जोड़ देता हूं इसमें, एक बात जोड़ देता हूं। यही तर्क देकर के उद्धव सेना कह रही है कि हमने कांग्रेस को लोकसभा में दी बहुत सारी सीटें, अब हमें छोड़ दे। तो मैं कहता हूं इसी तर्क पर आप उद्धव जी को सीएम मान लीजिए, शिवसेना को और ज्यादा सीटें दे दीजिए और अपना हो सके तो बिल्कुल समेट लीजिए, और ज्यादा समेट लीजिए। फिर देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे नेता खुद की जान की कुर्बानी देने में असमर्थ हैं, इसलिए कुर्बानी तो पार्टी की दी जाएगी निश्चित तौर पर। और उसके लिए हमारे जो रणनीतिकार हैं वो आगे क्या रणनीति बनाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ठीक है, पूरे देश के जो इंतजार कर रहे थे कि भी हर चुनाव में जो अपना संघर्ष करते हैं, अब उनके सामने बड़ी विकट स्थिति है। क्योंकि यूपी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब जो रणनीतिकारों ने तय किया है उसके हिसाब से ही कार्यकर्ता काम करेंगे। आपकी बातों में एक निराशा भी मुझे दिख रही है विजय जी, आपकी बातों में मुझे निराशा क्या करें आप मुझे बताइए। मैं समझ सकता हूँ, सही बात। गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और सवाल यह है कि भी एक तरफ राहुल गांधी जी खुद परिवारवाद का विरोध करते थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो अध्यक्ष की कुर्सी पर गांधी परिवार से कोई और नहीं बैठेगा, क्योंकि हम परिवारवाद को मिटाना चाहते हैं। आज एक भाई की जगह उसकी बहन को टिकट देकर दे दिया, सही बात है। जीजा जी भी अलग से टिकट मांग ही रहे हैं लगातार। हाँ ठीक है। रणनीतिकार जो रणनीतिकार है वो क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जी की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब कल को क्या होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी जी अगर जीतती है तो राहुल गांधी जी की राजनीति कहाँ होगी ये ईश्वर जानता है। सही बात है। और सब लोग वहाँ संसद में देखे जाएंगे। सोनिया जी भी होंगी, राहुल जी तो विपक्ष के नेता हैं ही, प्रियंका जी भी अगर जीत जाती हैं तो वहाँ होंगी। अगर वो हारती है तो भी कांग्रेस पार्टी की क्या परिस्थिति होगी? ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। हमारा नुकसान है। ठीक ठीक। धनंजय गिरी जी, आपने देख लिया कांग्रेस कुर्बानी मोड में आ गई है। ठीक है, विजय जी ने अब दुख भरी बातों में ही हालांकि उन्होंने कही है कि भाई कांग्रेस अब पार्टी की कुर्बानी दे रही है। तो इस तरह की कुर्बानी देने के बाद आपकी तो चुनौती थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जब कुर्बानी देगी तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियों को अपने कंधे पर बिठाएगी, बिठा चुकी है, तो आपकी तो थोड़ी चुनौती बढ़ेगी। कैसे निपटेंगे धनंजय जी? लालचंद जी, दो बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही। पहले इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कुर्बानी दे रही है और बाकी उनके गठबंधन के सहयोगी दल इनके बकरीद बना रहे हैं, तो इनकी कुर्बानी पे उनकी बकरीद चल रही है। दूसरी बात, वही जमीन कांग्रेस की थी जो आजकल क्षेत्रीय दलों के पास है। महाराष्ट्र, हरियाणा की हार और कश्मीर में मिले हुए तिरस्कार के बाद
जिस तरह से यूपी में अखिलेश ने इनको दुत्कार दिया और 2 सीटें वो दे रहे थे जिसमें हम लोग सालों से जहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं तो, और उसके बाद कांग्रेस को ये कहते कि आप हारने के लिए लेते हो, तो कांग्रेस को समझ में आ गया कि किस कारण से हमें दे रहे हैं, क्या कि और नीचे कांग्रेस को करने की तैयारी थी। तो सहयोगी दल पहले तो इंडी में जो सिर्फ टेबल चल रहा है, आप देखें इसमें चल रहा है कि भाई कांग्रेस कितना नीचे जाए और कितनी कुर्बान हो जाए। दूसरी बात विजय जी बहुत अच्छी कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कितनी कांग्रेस आई, कांग्रेस हो, कांग्रेस मुपनार, कांग्रेस ये, वहां तो और महाराष्ट्र में लत्तम जुतम पे जा रहा, वहां तो कांग्रेस राष्ट्रवादी भी है जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी पार्टी ही नहीं मानती है, वो कांग्रेस गैर राष्ट्रवादी मानती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है। अब राहुल गांधी कांग्रेस, प्रियंका गांधी कांग्रेस के 2 भाग होने हैं जिसका विजय जी ने भी इशारा कर दिया। देखिए लब्बो-लुआब बात का ये है विजय जी जो बात कह रहे हैं, ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मोटे तौर पे लालचंद जी महसूस कर रहा है। कांग्रेस के आने वाले दिन बहुत कठिन है और इसलिए है कि कांग्रेस जो है एक परिवार के बल से अपनी राजनीतिक, कोई विचार का बल नहीं है, वो एक परिवार का, सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी संसद में है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तो परिवार से चलने वाला दल कितना दिन चल पाएगा और कितना सबल हो पाएगा। और इस तरह से के भाई 5 पीढ़ियों से अगर एक राजनीतिक पार्टी एक परिवार के कब्जे में है तो कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति उस पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि दुनिया के लोकतंत्र में ऐसी नजीर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस एक परिवार के द्वारा चलने वाला एक दल है जिसके छल बल से किसी तरह एक परिवार का कुछ संपत्तियां बचा के रखनी है, कुछ चीजें, कुछ घपले घोटालों को छुपा के रखना है। तो ये कांग्रेस कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति, ठीक है, आपके सवालों पर मैं जवाब लूंगा, आपके सवालों पर विजय जी का भी जवाब लूंगा और समीर सर से भी जरूर चर्चा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप सभी बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम आज खास चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को झुकना पड़ा है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता मुंबई से दिख रहे हैं। शिशिर, मैं ख़ास तौर पर मैंने बोला भी कि ऐसा लगता है जैसे कि एक कहावत थी ना कि 2 बिल्लियाँ रोटी के लिए लड़ रही थी, तो एक बंदर जो है वो दोनों तरफ बैलेंस करते करते काफ़ी रोटी खा गया था। ठीक है, जिस तरह 85 सीटें बटी हैं सब में, शिशिर, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एनसीपी को इसी टाइप का फ़ायदा मिला है शरद पवार जी को, और दूसरी बात ये, अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शायद 100 सीट नहीं छू पाएगी अपने कैंडिडेट को लड़ाने के मामले में। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर जिस प्रकार से फॉर्मूला किया हुआ है 85 का, और जो सीटें बची हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी सीटें भी अगर कांग्रेस को मिलती है तो भी 100 का आंकड़ा गांठना शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो सीटें बची है उस पर भी इस वक्त चर्चा चल रही है कि किसको आखिर कितनी सीटें जो है मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 100 का आंकड़ा, फिर चाहे वो शिवसेना भी एक बार दम भर रही थी कि हम भी सेंचुरी मारेंगे, कुछ दिनों पहले संजय राउत का बयान था कि हम सेंचुरी जरूर मारेंगे, लेकिन ऐसे में अब ये दिखाई नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस या फिर शिवसेना दोनों में से कौन जो है 100 का आंकड़ा पार कर लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, आज जो संजय राउत ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि खास तौर पर कुछ सीटें हैं जो कि जहां पर जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनके विधायक है, तो ऐसे में अगर वो उनकी सीट है तो आखिर वो सीट किसी और पार्टी को कैसे दे। लेकिन इसके बावजूद भी जो सीटें घोषित हुई है उन सीटों में भी जो है बदलाव हो सकते हैं, और इस प्रकार के आसार जो है संजय राउत ने आज दिए हैं। और जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव
जो है गलतियां हो चुकी है तो उसको सही किया जाएगा। और एक फ्रेज उन्होंने यूज किया कि जो कि वो मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में, तो उसमें एक ऑप्शन होता है एडिट का। तो इस वक्त जो है वो लिस्ट जो जारी की थी शिवसेना ने, वो एडिट भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक कहने का रुख था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से अब ये फॉर्मूला तय हो चुका है 85-85-85 का, इसमें अगर देखा जाए तो पिछली विधानसभा की, पिछली लोकसभा की अगर सीटें देखें तो सबसे ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। 14 सीटें कांग्रेस जो है लोकसभा में जीती और थी। अच्छा स्ट्राइक रेट भी था, कांग्रेस स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हाँ। अच्छा, बिल्कुल अच्छा स्ट्राइक रेट था। कम सीटों में 14 जो है उन्होंने जीत पाई थी। और उसके बावजूद भी अब 85 पे फॉर्मूला जो है ये तय हो चुका है। लेकिन अंदरूनी कांग्रेस का अगर एक रुख अगर देखे तो उससे खुश नहीं है। 105 की मांग जो है कांग्रेस के नेता जो है, एक तबका कांग्रेस का, वो जरूर कर रहा है कि एटलीस्ट 105 सीटें इसमें मिल जाए। और ये भी कह रहा है कि अगर इसमें ज्यादा विन विन सिचुएशन है तो वो शरद पवार की है। तो ऐसे में जो कांग्रेसी और जो विपक्ष है वो एक बात ये कह रहा है कि कांग्रेस इस वक्त जो है शरद पवार के सीनियरिटी के कारण, और दूसरी बात जो शिवसेना का कठोर रवैया है उसके कारण जो है यहाँ पे झुकती हुई दिखाई दे रही है। दबाव में तो आ गई है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। समीर सर, क्या मुख्य वजह ये रही कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिस तरह से नतीजा आया उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के हाथों ब्लैकमेल हो गई, इसीलिए इतना ज्यादा झुक गई क्या? देखिए, इसका एक असर जरूर रहा है कि जो हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आया है उसके हिसाब से कांग्रेस झुकी है। लेकिन वैसे भी अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे तो शिवसेना एक प्रभावशाली गुट रहा। हालांकि शिवसेना टूट गई, एक नाथ शिंदे 40 विधायक लेके चले गए, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में नए नाम, नए सिंबल के साथ उद्धव ठाकरे ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। और शरद पवार तो वैसे भी महाराष्ट्र के एक बड़े खिलाड़ी रहे, कांग्रेस से निकल के राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई है। और कहा यह भी जाता है कि महाराष्ट्र की कांग्रेस को आधा तो शरद पवार ही चला देते हैं। जितने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता वो शरद पवार के सब शिष्य रहे राजनीति के अंदर। और देखिए, बड़े नेता कांग्रेस में कौन बचे? अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आपके मिलिंद देवड़ा शिवसेना के अंदर चले जाते हैं, सुशील कुमार शिंदे की कोई राजनीतिक स्थिति बची नहीं है, पृथ्वीराज चौहान को पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, बाला साहेब थोराट और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बीच में कोई बहुत अच्छी पटरी बैठ नहीं रही। विपक्ष के नेता अपनी अलग चाल चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस समय झुकना मजबूरी थी। और कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हम अगर झगड़ा हो और सत्ता हाथ से निकल जाए। तो एक अच्छा मौका आया, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव परिणाम इनके फेवर में आया है, महागठबंधन के महाविकास आघाड़ी के फेवर में आया है, तो उन्हें लग रहा है कि अगर हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हो सकता है कि सरकार हम बना ले। और यही कारण रहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं किया उद्धव के प्रेशर के बाद भी। कांग्रेस को लग रहा है कि ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, भले हम 85 सीटों पर लड़े। ऐसी स्थिति में अगर हमारी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की, तो हम अपना मुख्यमंत्री बना। कांग्रेस की इसी सोच का कहीं ना कहीं सहयोगी दलों ने पूरा फायदा उठा लिया, ऐसा लग रहा है। विजय जी, जिस तरह से कि अब कांग्रेस जा रही है मैदान में, ऐसा लगता है इसी सोच के तहत जा रही है। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोकसभा चुनाव के बाद थोड़े उत्साहित हुए थे, 99 सीटें आई थी, उनके मोराल पर भी तो असर पड़ता है ना विजय जी? अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पूरी तरह आउट हो गए, महाराष्ट्र में 100 सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं, झारखंड में कम सीटों पर लड़ रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं के उस पर भी तो असर पड़ता है, उनकी मनस्थिति पर भी तो असर पड़ता है विजय जी। देखिए लालचंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब कोई भी पार्टी केवल और केवल सत्ता के लिए लड़ती है तो उसे हर मोर्चे पर हारना पड़ता है। लेकिन जब वो देश के लिए लड़ती है, वो प्रदेश के लिए लड़ती है, प्रदेश की जनता के मुद्दों के लिए लड़ती है, तभी वो सत्ता में आती है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर हम सत्ता के लिए सोचें कि भी आज हम किसी देश के दुश्मन से हाथ मिला लें, क्या हमें सत्ता मिल जाएगी? संभव ही नहीं। और देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी, कुछ भी हो, अगर उसका संगठन नहीं है, अगर उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता की भी एक लिमिट है, कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को गाली देता है, सोच कीजिए, कल को आप उससे समझौता कर लेते हैं, तो वही कार्यकर्ता के लिए तो डूब मरने वाली स्थिति है। या ऐसे में कार्यकर्ता उदासीन बैठ जाता है अपने घरों में, क्या करेगा भाई? हमारा कार्यकर्ता किसी प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के खिलाफ काम कर रहा है पिछले 10 साल से, हम अचानक से पार्टी हाईकमान के तौर पर उस पार्टी से समझौता कर लेते हैं, तो भाई उन कार्यकर्ताओं का क्या
क्या वो वोट ट्रांसफर कर पाएंगे महागठबंधन को? और अगर हम ये कह रहे हैं ठीक है जो महागठबंधन सरकार बन सकती है जी, तो भाई वो तो पहले भी बनी थी, उसको बीजेपी ने अपनी ताकत के बल पर तोड़ लिया जी। तो ऐसी सरकार का भी क्या करना? ऐसी अब छोड़िए, ये फिर एक बहस हो जाएगी। बीजेपी ने कितना तोड़ा, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को आप लोगों ने कितना तोड़ा? सवाल अपने घर से होता है। ठीक है, आज बीजेपी दूसरों के घर में क्यों तोड़फोड़ मचा रही है? क्योंकि वो अपने घर में मजबूत है। उद्धव ठाकरे ने तो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ठीक है, चलते चलते धनंजय जी का एक कमेंट। धनंजय जी, आप तो मुझे लगता है जिस तरह कांग्रेस झुकने को मजबूर हो रही है, आप तो मुझे लगता है एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का शुक्रिया। नहीं तो सर झुकाना पड़ता है लालचंद जी जनता के कदमों में। सियासत में यहाँ सरदारी नहीं आती और हम जनता के कदमों में सर झुकाकर यहाँ तक आए हैं और जनता के लिए काम करके दुनिया के सारे विचारकों का सारथा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कांग्रेस का है कि सबको मिलाकर सिर्फ एक परिवार का विकास, तो सारा परिवार के लिए चलने वाला काम है। और ये पूरे हम लोग देश को एक परिवार मानते हैं, राष्ट्र के लिए। और जो कह रहे थे भाई साहब बिल्कुल ठीक कर रहे थे, कांग्रेस की कलई ही खोलते जा रहे थे। सोनिया भाई जिस तरह से वो परिवारवाद चल रहा है उनका, और कांग्रेस जिस तरह से मिटती जा रही है धीरे धीरे। कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अब शेष हो रहा है। आने वाले चुनाव के बाद उसके अवशेष आपको खोजने पड़ेंगे कि कांग्रेस मिलेगी कहाँ, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपने, विशेष, शेष और अवशेष। ठीक है, अवशेष भी नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, समीर सर आपका भी और शिशिर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हम इस खास चर्चा में बात कर रहे थे अपने खास मेहमानों से कि कांग्रेस कितनी दबाव में आ गई और किस तरह से कांग्रेस को झुकना पड़ा। अब जरा झारखंड, जहां पर विधानसभा